वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। सुबह के 7 बजे थे। टंग टंग बाबूजी के कमरे से 2 बार घंटी की आवाज़ आई। सहायिका शांति इधर जाते जाते ठिठक कर बोली, दीदी साहब आपको बुला रहे हैं। आज मेरी बेटी सारा का दूसरी कक्षा का रिजल्ट है। ऑफिस से पहले उसके स्कूल भी जाना है। तेजी से हाथ में घड़ी बांधते हुए मैं बाबूजी के कमरे में आई। वहाँ हल्का अंधेरा पसरा था। मैंने खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर की रोशनी छत से बाबूजी के बिस्तर पर पड़ी। हाँ बाबूजी, मैं आ रही थी, उन्होंने कुछ अस्पष्ट सा कहा। मैंने अपनी हथेली उनके हाथ पर रख दी। कई दिनों बाद उनकी आंखों में चमक थी। मैं जानती हूँ सारा को आशीर्वाद दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कुछ महीनों में उनकी तबीयत सुधर जाएगी। वे पहले की तरह बोल पाएंगे। पर उनकी हर बात मैं समझ लेती हूँ, जैसे माँ को शिशु के हर इशारे का पता होता है। मन बचपन के गलियारे में भटकने लगा। बाबूजी की रिबैली आवाज़ कभी पूरे घर में गूंजा करती थी। कुंदन जैसा तपा हुआ रंग, घनी मूछें और लंबा ढिंढोल। उसके विपरीत माँ इकहरे बदन की तीखे नैन रक्स वाली थीं। रंग गोरा पर दबा हुआ सा। जहाँ बाबूजी आत्मविश्वास से भरे थे, कुशल व्यापारी, गांव के सबसे बड़े रईस होने का दम उनके हाव भाव में बसा हुआ था, वहीं माँ को हमने कभी ऊंची आवाज़ में बोलते ना सुना था। सुना है उनके बाबूजी के रिश्ते के समय ही दादी ने साफ कह दिया था, हमारे यहाँ औरत जात की ना चलती। माँ ने कभी अपनी चलाई भी नहीं। वह अंतर्मुखी थी। उनका सबसे बड़ा अपराध पहली औलाद यानी मुझे एक बेटी को जन्म देना था। बकौल दादी, हमारे खानदान में छोरी ना जनी जाती या जन्म लेते ही नहीं देने देते थे। पुत्र होने की स्थिति में बाबूजी सारे गांव को फौज देने की इच्छा रखते थे, पर मेरे जन्म ने उन्हें क्रोध से भर दिया था। उनका बस चलता तो खाट के पाए की नीचे रख कर या दूध भरी परात में मुझे डालकर मुक्ति पा लेते। यह माँ का पहला और आखिरी विद्रोह था जो उन्होंने मुझे जीवित रखने के लिए किया, वरना खानदान के नाम पर बेटी की बलि आम बात थी। 2 साल बाद बाबूजी और दादी की इच्छा मृत पूर्ण हुई जब मेरे भाई दीपक ने हवेली को अपने पहले रुंदन से गुंजायमान किया। बाबूजी ने दीपक को कुलदीपक का सम्मान दिया, पर माँ का अपराध रत्ती भर कम न था। दीपक राजकुमारों की तरह पल रहा था। उसकी हर इच्छा, हर छोटा सा इशारा सबके लिए आदेश था। कहीं गलती से भी वह गिर जाता या हल्की फुल्की चोट खा जाता तो नौकरों के साथ साथ माँ और मुझे भी बाबूजी के कोप की चिबुक सहनी पड़ती। जब देखो बाबूजी दीप की चिरौरी करते, उसी से खेलते, घुमाने के ले जाते, हर जीत पूरी करते। उनके लिए मैं केवल नेपथ्य में कभी कभी नजर आने वाला साया थी। कुछ साल बाद दादी चल बसी। दीपक के पास बाबूजी थे तो मेरे पास माँ का संबल था, या शायद माँ का सहारा ही थी। चाहे मुझे बाबूजी की उपेक्षा मिलती हो, पर भौतिक सुख सुविधाओं की मुझे कमी न थी। बाबूजी ने हर सहूलियत दी थी, बस भावनात्मक लगाव नदारद था। स्कूल में मैं खुश रहती, ढेरों सहेलियाँ और उन्मुख वातावरण। पढ़ना मुझे पसंद था। किताबें अनोखी दुनिया का दर्पण जो मेरे कल्पनाशील मन को पंख लगा देती। समय के साथ दीपक से ईर्ष्या पिघलने लगी। मैं स्वयं को बंधन मुक्त समझने लगी और उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ। मुझे उससे प्यार तो था, उससे बात करना, खेलना चाहती थी, पर जो विशिष्टता का विष उसके बाल मन में घर कर गया था, वह उसे किसी से जुड़ने नहीं दे रहा था। मेरे साथ उसका व्यवहार एक मालिक जैसा रहा। माँ के साथ भी बदतमीजी से बात करने में नहीं चूकता था। मैं जंगली बेल की तरह बढ़ रही थी। हर कक्षा में सर्वोपरि प्रथम आती या इनाम पाती तो माँ मुझे खुश होकर बलाई लेती, साड़ी के कोर से आंसू पोंछती। वहीं दीपक बस पास हो जाता तो बाबूजी फूले न समाते।
मेरी सफलता देखकर भी अनदेखी करते। हाई स्कूल पास करके मैंने शहर के बड़े कॉलेज में लॉ में एडमिशन ले लिया और हॉस्टल में रहने लगी। गांव बस छुट्टियों में ही जाना होता था। मेरा लॉ का तीसरा वर्ष था, तभी बाबूजी ने दीपक को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एनरोल कर दिया। वहाँ की तड़क भड़क ने उसके होश उड़ा दिए। हर छोटे दिन कुछ दिन के बाद वो पैसों की डिमांड करने लगा। बाबूजी भी शौक से पैसा भेजते रहे। लॉ की पढ़ाई पूरी होते ही मेरी दिल्ली में एक लॉ फर्म में नौकरी लग गई और यहाँ मुझे अपनी जीवन साथी दिलीप मिले। नाम के अनुरूप मधुर व्यवहार, बुद्धिमान और सुशील। पहले ही दिन मैंने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। साथ काम करते हुए उन्हें अच्छी तरह जाना परखा। अंततः जब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो मैंने तुरंत हाँ कह दी। कुछ समय बाद सप्ताहांत पर गांव गई तो पहली बार बाबूजी से किसी गंभीर विषय पर बात की। उन्हें बताया कि दिलीप मिलना चाहते हैं। आशानुसार उनकी प्रतिक्रिया रूखी रही। उनके अनुसार एक तो दिलीप ठाकुर नहीं है, अतः विजाती है। दूसरे, मैंने स्वयंवर चुनकर जो दृष्टता की है उसके प्रतिकार स्वरूप मुझे उसी घर से निकाल दिया गया। हारी हुई मैं वापस दिल्ली आ गई। कुछ समय उपरांत मेरी और दिलीप की कोर्ट मैरिज हो गई। दिलीप के घर वाले और कुछ हमारे मित्र आयोजन में उपस्थित रहे। माँ का ख्याल रुलाई लाता रहा। उनके मेरे जीवन से इस महत्वपूर्ण पल में न होना दुखदाई था। उस समय तक लैंडलाइन फ़ोन गांव तक पहुंच चुके थे। घर फ़ोन करती तो मेरी आवाज़ सुनते ही पटक दिया जाता। मैं अपने घर संसार में खुश थी। बस माँ की याद चिंता बन मेरे मन को विचलित कर जाती। माँ मेरा विछोड़ न सहन कर पाई। जिस दिन मैं बेटी सारा को अस्पताल में जन्म दे रही थी, उसी दिन माँ चल बसी। मैं अंतिम दर्शन भी न कर पाई। माँ ही एकमात्र सूत्र थी जो मुझे घर से जोड़े थी। उसके जाते ही गांव और घर से मेरा नाता टूट गया। दीपक ने कभी मेरी खोज खबर नहीं ली। बाबूजी मुझे याद तो आते पर एक हुक के रूप में। एक ऐसा रिश्ता जो संवारा भी नहीं जा सकता और नकारा भी नहीं जा सकता। देखते देखते 5 साल बीत गए। मैं और दिलीप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, घर गृहस्थी और सारा के लालन पालन में मगन थे। ऐसे में एक दिन गांव के पड़ोसी जो किसी जमीन के केस में कोर्ट आए हुए थे, मुझसे टकरा गए। मुझे वकील के चोंगे में देख पहले तो बड़े खुश हुए, फिर बाबूजी की हालत पर अफसोस जताने लगे। मैंने हैरत से मांजरा पूछा तो उन्होंने बताया। वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अपनी ग्रेजुएशन कर दीपक वापस घर आ गया था। आते ही उसने चिकनी चुपड़ी बातें कर सारा व्यवसाय, घर और ज़मीन अपने नाम करा लिया। बाबूजी तो सदा उसके मुंह में अंधे ही रहते थे। फिर बूढ़े भी हो चुके थे। शायद सोचा होगा कि आज भी सब उसका है और कल भी इसी का होगा। बाहर से पढ़कर आया लड़का है, अच्छा है, अपनी जिम्मेदारी समझेगा। पर जो विशिष्टता का जहरीला पेड़ उन्होंने बोया था, उसका दंश झेलना अभी बाकी था। बिजनेस के काम से अक्सर दीपक बाहर रहता था। एक बार गया तो काफ़ी दिनों तक वापस नहीं आता था। ना उसका फ़ोन आता। दरवाज़ा खटखटाया भी तो नए मकान मालिक ने, जिन्हें दीपक चुपचाप मकान बेच गया था। बाबूजी को पता चला कि 10 दिन पहले घर, व्यवसाय और सारी संपत्ति बेच कुल दीपक जी अमेरिका 9211 हो चुके हैं। इतना बड़ा विश्वासघात, और वो भी जान से प्यारे बेटे के हाथ, वे बर्दाश्त न कर सके और पक्षाघात के शिकार हो गए। उन्हें संभाला हमारे पुराने वफादार नौकर मोती ने, जो उन्हें अपने घर ले गया था और यथासंभव इलाज करा रहा था। यह सब सुनते ही तुरंत मैं और दिलीप बाबूजी के पास पहुंच गए। मुझे देखते ही उनकी आंखों में अविरल आंसू बहने लगे। दुख, शर्मिंदगी, पश्चाताप से भरे नीर उनके गालों से बह रहे थे, मेरे हाथों पर गिरने लगे। उस एक क्षण में जाने कितने
गुजरे पलों की करुआहट बह गई। हम दोनों के मध्य किसी अदृश्य शक्ति ने मानो पिता पुत्री को एक अटूट बंधन में बांध दिया। मुझे लगा मेरा आज ही जन्म हुआ है और मेरा जन्मदाता मेरे होने को स्वीकार कर खुशी मना रहा है। हम उसी दिन बाबूजी को दिल्ली ले आए, उन्हें अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराई है। इन 6 महीनों में सैकड़ों बार रो चुके हैं। जब एक बार मैंने कहा, क्या दीपक की याद आ रही है, तो घृणा और वितरणा ने उन्होंने ना में सिर हिला दिया। सारा को देखकर उनके चेहरे पर असीम सुख आ जाता है। मुझे और दिलीप को ऑफिस भी देखना होता है, तो सारे दिन की सहायिका शांति को रख लिया है। बाबूजी की हालत में सुधार है, हाथों में हलचल है, अब सिरहाने लगी, घंटी बजाने लगे हैं। एक बार टंग शांति के लिए, 2 बार मेरे लिए और 3 बार सारा के लिए। अधिकतर 3 बार घंटी बजी है और सारा दौड़कर नानू के पास चली जाती है। धीरे धीरे जमान भी उठने लगी है और प्रतीक्षारत हूँ कब उनसे रुकी हुई बातें कर पाऊँगी। उनके प्रति नाराज़गी जो सारी जिंदगी रही है, वे सही अर्थों में पिता नहीं बन सके, कहीं तिरोहित हो गए हैं। रिश्ता जैसे बदल गया है। मैं उनकी माँ बन गई और वे मेरे पुत्र। इंतज़ार है कि वे कब ठीक होंगे। अगर कहेंगे तो हम दीपक पर मुकदमा कर बाबूजी को स्वाभिमानपूर्ण जीवन दे सकते हैं, पर यह उन पर निर्भर है। अभी तो दीपक के नाम से ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जब वे मुक्त होकर मुझे और मेरे परिवार को देखते हैं तो मन करता है काश माँ भी यहाँ होती। दीदी, सारा बिटिया कब से गाड़ी में इंतज़ार कर रही है। चलिए, आप स्कूल के लिए लेट हो रही हैं। शांति की आवाज़ से मैं धंधा से बाहर आई और बाबूजी के माथे पर चमक देखकर मैं मेन गेट से बाहर निकल आई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।